लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव हार चुकी बीमा भारती क्या जेडीयू में वापसी कर सकती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जन सुराज यात्रा चल रही है प्रशांत किशोर की लगातार, तो वो किसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है, आरजेडी की टेंशन बढ़ाएगी या एनडीए गठबंधन की टेंशन बढ़ाएगी, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, पहले तो बात कर लेते हैं बीमा भारती के बारे में। जब से वो जेडीयू गोदामन छोड़ के आरजेडी के साथ आई हैं, उनका राजनीतिक जो वर्तमान है, भविष्य है, वो सब संकट में आ गया है। पहले लोकसभा चुनाव वो हारती हैं पप्पू यादव के सामने, और अब विधानसभा चुनाव उपचुनाव होता है उसमें भी वो मात खा जाती हैं। ऐसे में अब सवाल बिहार में उठने लगा है कि क्या उनका राजनीतिक भविष्य तभी संवर पाएगा जब वो जेडीयू में आएंगी। क्या वो जेडीयू में वापस आ सकती हैं? ये बात कहाँ से आ रही है? देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि जब पॉलिटिक्स आप करने उतरते हैं तो निश्चित तौर पर ये आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स करने का जो मोटिव है वो फलता फूलता रहे जी। अब मोटिव क्या जन सरोकार से है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है, या जन सरोकार की आड़ में अपने इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। कई सारे नेता को आप देखेंगे जो कि पॉलिटिक्स में होते हैं लेकिन अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स कवच का काम करता है। और दरअसल खास तौर पर वैसे नेता जिन पर अपराध का लेवल लगा हुआ है। अब आप देखिए कि बीमा भारती के पति पर अपराध का लेवल तो चस्पा हुआ पड़ा है। देखिए, बीमा भारती जिस तरीके से जेडीयू में आई थी और जेडीयू से वो लगातार जीतती रही, लेकिन जब उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ा तो आरजेडी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया। लोकसभा में उनकी करारी हार हुई जी। और लोकसभा में हारने के बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ी। विधानसभा चुनाव में वो लड़ाई में कहीं दिखी ही नहीं। और तो और इसके बावजूद क्या हुआ कि उनके पति और बेटे के खिलाफ मुकदमा हो गया। और ख़ास तौर पर पति का जहाँ तक सवाल है तो पति पर कई मुकदमे पहले से भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन अगर टेढ़ी नज़र से देखना शुरू करता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका नुकसान क्या होगा जी। अब 2 बार तो बीमा भारती ने प्रयास कर लिया, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत कुछ बोल करके भी देख लिया। चुनाव से पहले जिस तरीके से उनके पति और बेटे के साथ जो खुद बीमा भारती आरोप लगाती रही हैं कि फालतू में गोपाल यादव का केस में उनको फंसाया जा रहा है, कैसे पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, किस तरीके से डरा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को डरा रही है, तमाम तरह की बात है। अब अगर वो जेडीयू में होती तो ऐसा तो नहीं हो पाता। अब आप समझिए कि अभी तक तो हो नहीं रहा था। ये सारी प्रक्रियाएं कब से शुरू हुई? जब आरजेडी को विश्वास मत हासिल करना था और उस समय बीमा भारती गायब थी, तो अंदर खाने से यह खबर सामने आई कि बीमा भारती का पता नहीं चल रहा है, तो उनके पति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नहीं किया गया, पहले उनको पकड़ा गया और उनके पति को पकड़ने के बाद यह पता किया गया कि आखिरकार बीमा भारती हैं कहाँ। आनन फानन में विश्वास मत से ठीक पहले बीमा भारती दौड़ते हुए पहुंचती हैं और पब्लिकली कहती हैं कि उनके पति को टॉर्चर किया गया, इस तरह का उनके साथ रवैया हुआ, व्यवहार हुआ। दरअसल ये सबको पता है कि उनके पति जो अवधेश मंडल हैं, दरअसल उनका व्यवहार, उनका रवैया किस तरह का रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। गोपाल यादव का कांड में उन पर भी जांच की सुई टिकी हुई है। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब अगर बीमा भारती शांत दिमाग से ढूंढने का प्रयास कर रही होंगी तो उनको समझ में आ गया होगा कि आरजेडी में आने का फायदा क्या हुआ। आरजेडी में आने से वो चुनाव भी नहीं जीती, वो एक विधायक थी, लेकिन आरजेडी उन्होंने छोड़ा तो वहां चुनाव भी हो गया। उपचुनाव में वो तीसरे नंबर पे चली गई। उनको ना तो मुस्लिम का साथ मिला, ना यादव का साथ मिला, ना आरजेडी के कोर वोटर का साथ मिला। और जहां तक गंगोता का सवाल है तो गंगोता भी डिवाइडेड हो गया, तो वो रही कहीं की नहीं। वो कहते हैं ना कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे भी नहीं बन पाए, तो इनकी हालत तो ये हो गई है। इसलिए बीमा भारती को अब समझ में आ चुका है कि अब एक ही जगह है जहां पर जाकर के अगर फिर से शरण मांगा जाए तो हो सकता है पति भी बच निकलेंगे, उस तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए बीमा भारती मुख्यमंत्री से मिली भी हैं, मिलने का उन्होंने समय भी लिया, मिली भी, मिलने के बाद
वो जिस तरह का बयान दे रही हैं वो हैरान करने वाला है। जी। वो कह रही हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। हाँ। राजनीति में हम लोग राजनीति करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, 2 चुनाव हार गए तो क्या हुआ। जी। तो उनसे जब पूछा गया कि आप तो जेडीयू में मिलने गए थे, तो वो कहती हैं अरे राजनीति में कोई दुश्मन होता है क्या। अब आप समझ लीजिए, यही बीमा भारती चुनाव वाले दिन नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति के बारे में क्या कह रही थी, नीतीश कुमार के सरकार के बारे में क्या कह रही थी, नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में क्या कह रही थी। वही बीमा भारती कह रही है कि कोई दुश्मन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि जो बीमा भारती लेसी सिंह की वजह से आरजेडी चली गई, जो बीमा भारती आरजेडी में जाकर के वाली कहानी भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, लेसी सिंह मंत्री हैं, बीमा भारती भी मंत्री बनना चाहती थी, नीतीश कुमार इनको मंत्री बनाए नहीं। एक बार मंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था और नीतीश कुमार ने भी अपने बयान में कहा कि हम जिसको बोलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, उसको हमने क्या क्या नहीं बनाया। लेकिन ये नीतीश कुमार का ही विरोध करने लगी, जेडीयू का ही विरोध करने लगी। दरअसल वो जो मुंगेर का क्षेत्र है, ये रुपौली से ये जीतती रही हैं और धमदाहा से लेसी सिंह जीतती रही हैं। लेसी सिंह नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं, उनको लगातार नीतीश मंत्री बनाए हुए हैं, जबकि बीमा भारती को मंत्री नहीं बनाया जा रहा था। बीमा भारती का गुस्सा इसीलिए साथ में आसमान पर था। प्रशासन में बीमा भारती की वो धमक नहीं थी जो लेसी सिंह की थी, इसलिए बीमा भारती को लग रहा था कि लेसी सिंह की पूछ इतनी ज्यादा क्यों है और मेरी इतनी कम क्यों है। और बीमा भारती ने ओपनली इस बारे में स्टेटमेंट भी दिया कि आखिरकार हम में क्या कमी है और लेसी सिंह में ऐसी क्या खासियत है। तो इस गुस्से की वजह से बीमा भारती ने विश्वास प्रस्ताव के दरमियान जेडीयू के विरोध जाने की कोशिश की, लेकिन उनकी चल नहीं सकी। आना पड़ा और उनको विश्वास मत में शामिल होना पड़ा, वोट भी देना पड़ा। लेकिन उसके बाद बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो जाती हैं। आरजेडी में जाने का उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। संसदीय चुनाव भी हारती हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर चली जाती हैं। जब जो जमीन पर थी वो कम से कम सत्तारूढ़ दल की विधायक तो थी, अब विधायक भी नहीं रह गई। अब ऐसे में अपने प्रभाव को कैसे बचाएंगी, सवाल यह है। अपने पति के ऊपर लगे हुए मुकदमों से कैसे निपटेंगी, फिर प्रशासन की टेढ़ी नजर से कैसे बचेंगी। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बीमा भारती रोग आ रही हैं, नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, उनसे माफी मांगने की कोशिश कर रही हैं, गलती मानने की कोशिश कर रही हैं। और इसलिए उनको अब समझ में आ चुका है कि उनका असली ठिकाना जेडीयू ही है, लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जो उनके पास था वो भी छिन गया, मंत्री तो नहीं बन पाई, अब वो संतरी भी नहीं रह पाएंगी अगर इस तरह की स्थिति रह जाती है तो। इसलिए बीमा भारती अब दौड़ लगाने लगी हैं नीतीश कुमार के दरवाजे तक, नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगने लगी हैं और वो तरह तरह की बात कर रही हैं। लेकिन बीमा भारती के रुझान से साफ लग रहा है कि अब वो जेडीयू वापस लौटेंगे। अब सवाल फिर यही उठता है कि जेडीयू वापस लेंगे कि नहीं, नीतीश कुमार वापस लेंगे कि नहीं। हालांकि वही है कि सत्ता में जब आप सूट करते हैं, समीकरणों को सूट करते हैं, तब सारी कही कड़वी बातें लोग भुला देते हैं। तो वापसी हो जाए तो कोई बड़ी हैरत वाली बात होगी नहीं। मुझे भी लगता है कोई बहुत हैरत वाली बात है नहीं। नीतीश कुमार के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो 2 पैरेलल लाइन को वो साथ रखते हैं। तो वो एक लेफ्ट भी रखते हैं, एक राइट भी रखते हैं। और जब बोलने की जब बात है तो आरजेडी से ज्यादा कड़वा किसने बोला होगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूं। और जब जिसकी जरूरत पड़ती है उसको आगे कर देते हैं। अब देखिए, उनके समीकरण को सूट करेंगी बीमा भारती, तो मुझे लगता नहीं है कि बीमा भारती को क्यों नहीं लेंगे नीतीश कुमार। मुझे बहुत चांस लग रहा है कि बीमा भारती वापस जेडीयू में आएंगे। बिल्कुल। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रशांत किशोर लगातार लंबे समय से पांव बिहार नाप रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, गांव ग्रामीण लोगों से, महिलाओं से मिल रहे हैं और लगातार अपना वर्चस्व, अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और टारगेट में है अगला विधानसभा चुनाव। पार्टी की घोषणा कर चुके हैं, राजनीति में आ रहे हैं, ये भी घोषणा कर चुके हैं और चुनाव को लेकर उनका लंबा अनुभव रहा है। भविष्यवाणियां तमाम रही हैं, कई सफल रही, कई फ्लॉप रही हैं, मगर राजनीति में उनका दखल दिखता है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो देश हो। अब बिहार की अगर बात करें तो लगातार वो ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार उनके निशाने पर आरजेडी भी है, जेडीयू भी है और बीजेपी भी है।
तो वो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं। तो सवाल जनता के मन में, हमारे ऐसे पत्रकारों, आप जैसे पत्रकारों के मन में ये आता है कि भाई वो नुकसान किसका करेंगे, अगर कल को वो बढ़ते हैं तो वो किसको समेट के अपने साइड लाएंगे और किसका नुकसान करेंगे। कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर को फिलहाल आप? देखिए, मैं प्रशांत किशोर को इस तरीके से देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर नुकसान ज्यादा जो है वो आरजेडी का करेंगे। अच्छा, इस बात को आप तय मान लीजिए। प्रशांत किशोर भी ये देख करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी तो एक फोर्स रहना है, तो लड़ाई किससे होना है, तो लड़ाई आरजेडी से होना है, और लड़ाई आरजेडी से होना है, इसकी तैयारी प्रशांत किशोर ने जोरदार तरीके से की जी। आप पिछले 2 साल से उनके स्पीच को सुने तो उनके स्पीच में एक बात बहुत साफ नजर आती है, परिवारवाद पर वो भयानक तरीके से प्रहार करते हैं जी। और प्रहार इस तरीके से करते हैं, यादवों के गढ़ में जाकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि यादव भाई, लालू जी यादवों के तब हितैषी होते जब वो कहते कि यादवों में जो सबसे कॉम्पिटेंट है उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी। लालू जी 8वीं 9वीं पास अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं और आप लोग जाति के नाम पर वोट क्यों देते हैं। प्रशांत किशोर ये भी बात कहते हैं कि अगर आप 500 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं, मुर्गा और चावल पर अपना वोट आप किसी को दे देते हैं, खुलेआम अपने स्पीच में कहते हैं, तो आप किसी प्रतिनिधि से ये उम्मीद कैसे करते हैं कि आपके लिए वो सड़क बनाएगा, आपके लिए वो स्कूल बनाएगा, आपके लिए वो ये करेगा, आपके लिए वो करेगा। अगर आप इस तरह के लोगों को वोट देंगे तो भूल जाइए कि आपके लिए ऐसा कोई प्रतिनिधि कुछ करने वाला है। अब देखिए, प्रशांत किशोर दरअसल अपने कुनबे में किस किस को साथ कर रहे हैं। अपने कुनबे में तमाम उन लोगों को साथ कर रहे हैं जो किसी ना किसी रूप में आरजेडी या बीजेपी में ठीक ढंग से जगह नहीं पा रहे थे या जेडीयू में ठीक ढंग से जगह नहीं पा रहे थे, उनको वो अपने साथ ला रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने पहले 2 साल में व्यापक संगठन बनाया, जमीनी तौर पर वो घूमे, जमीन को उन्होंने समझने और परखने का प्रयास किया और जहां जहां वो गए उन्होंने संगठन का विस्तार किया। अब प्रशांत किशोर बिहार की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे। पहले से वो रणनीतिकार तो रहे ही हैं, रणनीति बनाना जानते हैं। 2015 का चुनाव आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव ने खुले तौर पर क्रेडिट अगर किसी को दिया था तो प्रशांत किशोर को दिया था। और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ रुक नहीं रहा था तो 2015 में बिहार में ही उनके विजय रथ को रोका गया था और ये क्रेडिट प्रशांत किशोर को गया था, जिसमें उन्होंने एक नारा भी दिया था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। तो इस तरह के नारे गढ़ने का और इस तरह की जमीनी बातें करने का प्रशांत किशोर को महारत हासिल है। अब सवाल उठता है कि अपनी पार्टी को वो गांव-गांव तक पहुंचाए। 2 साल से उन्होंने खूब यात्राएं की, गांव-गांव में लोगों को समझाया, उनकी गरीबी के बारे में समझाया, बिहार के पिछड़ेपन के बारे में समझाया, बेरोजगारी के बारे में समझाया, जाति पाति में विभक्त होने की वजह बताई और कहा उसका नुकसान क्या होता है ये भी आप समझिए। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि 2 अक्टूबर को वो औपचारिक तौर पर अपने पार्टी की घोषणा करेंगे और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सम्मिलित होगी, 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर आखिरकार करेंगे क्या। तो देखिए, कुछ रणनीति प्रशांत किशोर की बहुत साफ है। 1 साल के लिए अध्यक्ष वो पहले दलित को बनाएंगे, फिर अति पिछड़े को बनाएंगे, फिर पिछड़े को बनाएंगे, फिर सवर्ण को बनाएंगे। तो इस तरीके से 1-1 साल का कार्यकाल देंगे और उस कार्यकाल में सबका परफॉर्मेंस देखेंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि आखिरकार कौन ऐसे समाज में अच्छे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में उनको जगह नहीं मिल पा रहा है, उसको अपने साथ वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हाल के दिनों में आप देखिए तो आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़े थे, कई सारा इनकाउंटर उन्होंने आसाम में किया था, वो उनको उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट दे देगी लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े और परिणाम ये हुआ कि बीजेपी हार गई। आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। अब देखिए, अभी जो भारत रत्न मिला
कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के बहुत बड़े नेता हैं। अब उनके छोटे बेटे की बेटी को, मतलब उनकी पोती को, डॉक्टर जागृति को प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी में शामिल करा लिया। अब देखिए, एक तरफ सवर्ण चेहरा आनंद मिश्रा, बहुत ही नामचीन आईपीएस ऑफिसर, बिहार में बहुत चर्चा होती है उनकी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए तो कर्पूरी ठाकुर, अति पिछड़ों के मसीहा, उनकी पोती जन स्वराज पार्टी में शामिल होती हैं। अब देख लीजिए एक और मोनाजिर हसन, जो कभी जेडीयू से सांसद रहे थे और वो बेगूसराय से ही सांसद रहे थे, अब उनको भी शामिल करा लिया गया है। इस तरीके से आप कई नाम देखेंगे, पवन वर्मा भी उनके साथ दिखते हैं जो कभी जेडीयू से राज्यसभा में रहे थे। तो ऐसे कई नामचीन चेहरे आपको इस पार्टी में दिखाई पड़ेंगे। तो इस पार्टी में चेहरे की कमी थी, उस चेहरे को लाने की कवायद शुरू हो गई है। अभी एक चंद्रवंशी जो कि आरजेडी के एमएलसी थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, वो भी जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे तमाम लोगों को, चेहरों को वो जन स्वराज पार्टी में शामिल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बनी चुके हैं। अब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को औपचारिक तौर पर, अपनी पार्टी की घोषणा जो है वो 2 अक्टूबर को करेंगे और कहेंगे कि हमारी पार्टी अब एक राजनीतिक पार्टी है जो कि विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, और इसकी तैयारी प्रशांत किशोर बहुत ढंग से कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन तमाम लोगों को साथ ला करके आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर का जोर अपने स्पीच में बहुत ज्यादा रहा है कि मुसलमानों तुमको क्या मिला है, तुम एक पार्टी का वोट बैंक बन करके रह गए हो। तुमको डराया जाता है कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, पर तुमको क्या मिलता है, ये बात प्रशांत किशोर कहते हैं। और आप देखेंगे कि उनके द्वारा कही हुई ये बातें खास तौर पर सीमांचल में मुस्लिम्स के दिमाग में गई है ये बात। वहां पप्पू सिंह काफी एक्टिव लीडर माने जाते हैं। अब देखिए, पप्पू सिंह भी सीमांचल से बड़े चेहरे हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर ऐसे तमाम लोगों का कुनवा तैयार करने जा रहे हैं और अपनी पार्टी को जमीन पर उतारने जा रहे हैं। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है उसमें यह बात साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर से ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो वो आरजेडी को है, क्योंकि वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अपने जात के नाम पर वोट देने वालों, तुम ये समझ लो कि जो नेता तुम्हारी जाति का है वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, तुम्हारे बच्चे के लिए क्या कर रहा है। वो अपने बेटे को जो कि 9वीं पास है उसको तो उप मुख्यमंत्री बना दे रहा है, पर तुम्हारे बेटे को क्या दे रहा है। तुम जाति के नाम पे मरते जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे पलायन करके अब असम, पंजाब, गुजरात कमाने जाते हैं, लेकिन तुमको मिलता क्या है। तो इस तरह की बात क्या ये इतना आसान रहेगा? क्योंकि आप देखिए, तेजस्वी यादव लगातार अपने आप को बिहार में एज ए लीडर स्टैब्लिश कर चुके हैं। विधानसभा के अंदर हो चाहे वो सड़कों पे हो, लगातार यात्रा की उन्होंने, और लोकसभा चुनाव के समय लगातार उन्होंने यात्रा की, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच रहे। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल रहने वाला है लोगों को कन्विंस करना कि नेता, वो 8वीं पास वाली आप बात कह रहे हैं, या वो जो कहते हैं प्रशांत किशोर इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं, लोगों के बीच क्या ये नैरेटिव बन पाएगा? देखिए, नैरेटिव तो बन रहा है और बनेगा क्यों नहीं। आखिरकार इतने सालों से जो लोग वोट देते आ रहे हैं, जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, वो किस नाम पे वोट दे रहे हैं, और वोट दे रहे हैं तो उनको हासिल क्या हो रहा है। तो सवाल यह है कि इतने साल गांव-गांव में, ऐसे में तो सरकार से नाराजगी होनी चाहिए, गांव से गांव, तेजस्वी, आरजेडी, इनसे नाराजगी, तो आप कह रहे हैं कि नुकसान इनका ज्यादा करेंगे? देखिए, इनका ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक जो है उसमें 2 जाति का वोट सबसे ज्यादा है, वो 32% है। और ये बात सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं कह रहे, आप आरजेडी में भी कई यादव समाज के नेताओं से बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि लालू जी जब तक हैं तभी तक यादव गोलबंद है। लालू जी जैसे ही उनका एक्टिवनेस खत्म होगा, यादव समाज को बांध पाना बहुत मुश्किल होगा। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम्स का नेता कौन, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि पूछा जाएगा आपको मिला क्या, क्या मिला, इस पे भी चर्चा होगी। चर्चा इस पर भी होगी कि भाई आरजेडी ने अभी कितने टिकट दिए लोकसभा चुनाव में। आप देखेंगे तो भाई ये बात तो उठी थी ना कि हमारी आबादी 19%, 20%, 18%, आप टिकट कितना दे रहे हो।
आप ये देख लो, और हमसे ज्यादा टिकट आप कुशवाहा समाज को दे रहे हो, अन्य लोगों को दे रहे हो, हमको टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? तो बहुत तरह की ऐसी बातें होंगी जिससे नुकसान तो होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और जब ये बातें छन करके बाहर आने लगेगी कि 14% आबादी यादवों की है और उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव ही नेता क्यों होंगे, मीसा भारती नेता क्यों होंगी, तेज प्रताप यादव ही नेता क्यों होंगे, क्यों और सारे लोग नहीं है क्या यादव में? वो नेता नहीं हो सकते जो इतने कॉम्पिटेंट है? तो जब इस तरह की बात चर्चा में आने लगेगी तो नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और इसलिए आप देखिए कि जिस तरीके से आरजेडी के कई लोग जन स्वराज पार्टी में शामिल होकर के पॉलिटिक्स करने लगे, आरजेडी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को कई लोगों को पार्टी से बाहर करना पड़ा। ये डर तो बीजेपी के अंदर भी नहीं, है। पर आप देखिए बीजेपी बीजेपी में किसने किसको बाहर किया? मैं नहीं कहता, बीजेपी को भी डर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आरजेडी के कई कार्यकर्ता उस पार्टी में काम करने लगे हैं, तभी तो उनको निकाला गया है। आरजेडी के कई संगठनकर्ता उस पार्टी की मदद करने लगे हैं, तभी तो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ने उनको धमकी दी कि उनको वार्न किया कि आपको निकाला जा सकता है, और बाद में कुछ लोगों को निकाला भी गया। इसलिए देखिए, डर है, और निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर हर पार्टी को डेंट पहुंचाएंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मुझे साफ साफ लग रहा है कि एजुकेशन के मामले में, पुराने समय में जिस तरह की व्यवस्था थी उसके मामले में वो नीतीश कुमार को भी बहुत डेंट पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार को डेंट नहीं पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ भी जबरदस्त बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी को उस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना कि आरजेडी, जेडीयू, इन तमाम पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा आरजेडी में भी ये फीलिंग है, तो ये जान लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प होगा देखना ये कि भाई कैसे अपना विस्तार करते हैं और कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, बीजेपी को, एनडीए को। देखने वाला होगा साफ तौर पर प्रशांत किशोर की आगे की रणनीति क्या होती है, हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आज आप देखिएगा कि आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी बिहार पहुंच चुके होंगे 12:30 जी। उनका भी स्वागत होना है। अब कई लोग जो है बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नए व्यक्ति को देखना चाहते थे। आपको याद होगा कि किस तरीके से अश्विनी चौबे ने कहा था कि हमें आयातित नेता नहीं चाहिए। हरी मांझी ने किस तरीके से अटैक किया था कि हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं सम्राट चौधरी और अपनी जाति का वोट नहीं ले पाते हैं। अब पार्टी ने फैसला किया कि भाई दिलीप जायसवाल को बना दिया जाए। दिलीप जायसवाल पिछड़े समाज से आते हैं। दिलीप जायसवाल 20 साल से संगठन करता रहे हैं, कोषाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। आप पूर्णिया, अररिया, कटिहार तीनों जगह से एमएलसी तक बने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दिलीप जायसवाल बहुत अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को जानते हैं, समझते हैं, पिछड़े को कैसे जोड़ा जाए, अति पिछड़े को कैसे साधा जाए, इन तमाम चीज़ों को वो समझते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को एकजुट रखने में उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि इसी उम्मीद से तो उनको पार्टी में अध्यक्ष का पद सौंपा गया। क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर के ये बात तो उठती थी कि सम्राट सबको साथ लेकर के चल नहीं रहे हैं। जहां तक नित्यानंद राय का एक ग्रुप था, सम्राट चौधरी का एक ग्रुप बन गया था, संजय जायसवाल भी बहुत खुश नहीं थे। तो बहुत तरह की बातें हो रही थी। और इसमें यह भी हो रहा था कि क्या सम्राट चौधरी की भूमिका रही है उपेंद्र कुशवाहा को हराने में, इस तरह की भी बात बहुत जोरों पर थी। मैं बिहार लोकसभा चुनाव में घूम रहा था, जैसे ही पवन सिंह की उम्मीदवारी घोषित हुई तरह तरह की बातें होने लगी। ऐसे में सवाल उठता है कि एक चर्चा बहुत जोर पकड़ी है बिहार में कि क्या ये उप मुख्यमंत्री पद से भी हटाए जाएंगे। मैं आपको ये बताऊं, मैं सोचा ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो मेरा जो मानना है कि बिल्कुल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाए जाएंगे। नहीं इसलिए हटाए जाएंगे क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं और यादव
के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी जाति है तो वो कुशवाहा समाज की है। उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव डिक्लेयर होने से पहले पार्टी को क्यों डिक्लेयर करना पड़ा कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा? अब अगर सम्राट चौधरी को भी बीजेपी हटा देगी तो बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी माई से बढ़ के माइक बनाना चाहती है। माइक मतलब कुशवाहा का जोड़ना चाहती है, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ना चाहती है, और एनडीए कुशवाहा को अपने साथ साधे रखना चाहती है। इसलिए मुझे कभी नहीं लगता, कतई नहीं लगता, जो मेरी जानकारी है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। हाँ, पार्टी में जो एक नियम है कि एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रहेगा, तो इस वजह से उप मुख्यमंत्री पद उनके पास छोड़ा गया, अध्यक्ष पद छीन लिया गया, अध्यक्ष पद से उनको हटना पड़ा, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद पर वो विराजमान रहेंगे। ये इसको तय मानिए। जिस तरह का कयासबाजी जारी है कि उप मुख्यमंत्री पद से भी हटाए जाएंगे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा। बिल्कुल। तो बिहार और बिहार की राजनीति लगातार डेवलपमेंट आते रहते हैं, हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।